बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी, आज हफ्ते का पहला दिन है। पुरानी हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों पर इलेक्शन नाकाबिल कबूल है, ये कहा जी खालिद मकबूल सदीकी साहब ने। MQM की जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि किसी सूरत भी इलेक्शन को जो है वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत कबूल नहीं किया जाएगा। क्या मुतालबात अगर तस्लीम ना किए गए तो MQM कोई हतमी फैसला कर सकती है या फिर इलेक्शन का बॉयकॉट जो है वो किया जा सकता है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। क्या किसी कशमकश को भी हम इसके नतीजे में होता हुआ देख सकते हैं? क्या कोई तसादुम भी हो सकता है? खुदा न खास्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला बहरहाल ये कहते हैं कि इलेक्शन पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है जी कि आइंदा इलेक्शन में किसी भी सियासी इत्तेहाद में नहीं जाया जाए और अगर इस तरह की कोई सीट एडजस्टमेंट वाली सूरत हाल हो तो उसका फैसला मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने पहले तो ये कहा था कि जो है वो अगस्त में हुकूमत छोड़ने वाले हैं, लेकिन अब उन्होंने मज़ीद इस चीज़ को क्लियर कर दिया और वो कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत जो है वो छोड़ देंगे। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है उससे पहले जो है ये हुकूमत जो है वो छोड़ दी जाएगी। निगरान सेटअप का मुशावरती अमल भी शुरू हो चुका है और वज़ीर आज़म ने ये अमल शुरू कर दिया है। नाम सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी हम जानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा झटका जो है वो PTI को लगा है। परवेज़ खटक साहब ने नई पार्टी जो है वो अनाउंस कर दी है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के नाम से पार्टी का बाकायदा ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से राब्ते पहले किए गए लेकिन नाकामी की सूरत में अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने लोग जो हैं उसको ज्वाइन करें, इस पर हम करेंगे बात। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम खबर आज की और आर्मी चीफ का दौरा ईरान, दोनों पर हम करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम खाई, सब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? आप कह रहे होंगे कि इब्तदाइया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आपको पता है कि मंडे को हमारी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है। वो इब्तदाइया जब आप दे रही होती हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसने मेरे लिए कुछ छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। ये तारीफ़ है, ये यानी कोई नुक्स नहीं निकाल रहा हूँ मैं। एनीवे, जैसा कि आपने इब्तदाइया बता दिया है, मरदमशुमारी आई थिंक दैट्स ए बज़वर्ड जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है। जो आपने कहा सही कि MQM जो है उन्होंने तो कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया है कि अगर आप इलेक्शन पुरानी यानी मरदमशुमारी पे कराएंगे तो हम नहीं है जी इसमें, इस गेम में। अच्छा। ये MQM पहले भी कर चुकी है, आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन का बाइकआउट अगर उन्होंने ना किया होता तो वहाँ PTI को वो पजीराई नहीं मिलनी थी जो अल्टीमेटली मिली। कुछ तो खैर इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं कि रिजल्ट मैनिपुलेट हुआ था, मैंडेट चोरी हो गया था वगैरह वगैरह, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था कि MQM इलेक्शन में बाइकआउट कर गई। वो से भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है मैदान खाली छोड़ने की? देखिए, गुजारिश ये है कि जब आपके मुतालबात तस्लीम न हो रहे हों, कोई रास्ता निकल ना रहा हो, तो आप फिर उस अमल से लाताल्लुक हो जाते हैं और ये उनकी अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी है। ये मतलब है कोई उनको समझा नहीं सकता है, MQM ने करना वही है। वो ये कहते हैं दो तीन चीज़ें जो काबिल गौर हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जी हमारे ख्याल से जो आबादी है कराची की वो 3 करोड़ से कम नहीं है। अच्छा। आप उसको 1.5-2 करोड़ अगर दिखाएंगे तो इतराज़ तो वो करेंगे। उनके जो यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं वो ये कहते हैं कि जो मरदमशुमारी की गई है उसमें भी 56 लाख वोट तो हमने गिनवाए हैं उनको, कि ये आपने नहीं गिने थे जो ये वोट है। अब अगर इस बयान को अगर आप मान लें तो फिर मरदमशुमारी का मतलब ये इतनी बड़ी तादाद है कि फैसला यकसर बदल सकता है। तो यकीनी तौर पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर MQM को घास ना डाली गई या उनको ऑन बोर्ड ना लिया गया तो एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। And who will be the beneficiary फिर? बेनिफिशियरी ऑब्वियसली इसकी पीपल्स पार्टी होगी ना, वहाँ मेन स्ट्रीम होल्डर तो वही हक में जाता है कि वो इनकी बात ना माने। इस्लामी भी वहाँ से सीटें निकाल लेती है लेकिन वो कोई इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकती है। दूसरी बात ये कि MQM की ये जो आर्गूमेंट है इसको स्ट्रेंथन किया है राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह साहब ने ये तो फरमा दिया है कि इलेक्शन तो जनाब पुरानी ही अपने मरदमशुमारी पे होंगे, उसी हल्का बंदियों पे होंगे। और वो कहते हैं कि इसलिए कि अगर हम ये मुतालबा मान लेते हैं तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। इसलिए कि नई मरदमशुमारी के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के रिजर्वेशंस हैं। फिर हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए होता है, 6 महीने चाहिए उसके लिए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और वो कहते हैं कि यही वजह थी कि हमने नोटिफाई नहीं किया उसको, जो सेंसस हो गया है उसकी ऑफिशियल नोटिफाई नहीं हुआ। और उनका ख्याल ये है कि अगर हम नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराने की बात करेंगे तो और ज़्यादा तनाज़ात खड़े होंगे और इससे इलेक्शन लेट होने का एहतमाल है। ये उनका आर्गूमेंट है। नहीं बुखारी साहब,
देखें कुछ सिचुएशंस के अंदर देखें पार्टियों का अपना अपना मौक़िफ़ तो होता है, लेकिन कुछ एक असूली स्टांस भी होता है। जिससे आप मुझे बताइए कि ये नई हल्का बंदियों के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? देखिए असूली तौर पर तो सेंसस होता ही इसलिए है कि वो लोग जो 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं उनका रजिस्टर होना एज ए वोटर लाजमी है। अब देखिए पिछली मर्दमशुमारी भी हमने 12 साल लेट कराई थी। हाँ जी। और उसके बाद ये भी लेट हो जाएगी, तो कितने वोटर जो हैं वो रजिस्टर होने से रह जाएंगे। अब देखिए अब मर्दमशुमारी तो हो गई हुई है। अच्छा। उसके ऊपर रिजर्वेशन है एमक्यूएम की, उसके ऊपर रिजर्वेशन पीपल्स पार्टी की भी है। लेकिन फिर वही अजाब है कि अगर आप नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन कराने का फैसला कर लेते हैं, फिर आपको हल्का बंदियों के लिए टाइम चाहिए, फिर आपको नए वोटर की रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम चाहिए। मगर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो अपने कमर जमान कायरा साहब हैं, उन्होंने भी ये फरमाया है कि इलेक्शन कमीशन ने पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। अच्छा। मीनिंग देयर बाई कि इलेक्शन कमीशन जिसने हल्का बंदियाँ करनी होती हैं, जिसने रजिस्टर वोटर्स लिस्ट जारी करनी होती है, वो तो पुरानी ही मर्दमशुमारी को लेके बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि ऑल इंडिकेटर्स आर, इंटीरियर मिनिस्टर का आपने सुन लिया है, जो सेकंड मेजर स्टेक होल्डर है उसके भी स्पोक्स पर्सन है कमर जमान कायरा साहब, वो भी आपने सुन लिया है। सही। अब दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन के साथ और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। मसलन मिसाल के तौर पे ये जुड़ा हुआ है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कंसेंसस है या नहीं है। सही है। पहली कोशिश की गई दुबई की जो मुलाकात थी उसमें के जो निगरान सेटअप है उसके ऊपर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है। लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया, कोई नाम सामने नहीं आए। नाम बेपना गर्दिश कर रहे हैं के लिए जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हो गए। लेकिन आज जो मुशावरत का अमल शुरू किया है वज़ीर आज़म साहब ने, अच्छा, और उसके नतीजे में जो प्रेस या मीडिया की तरफ से हमारे सामने आया है वो ये है कि दो बातें बिल्कुल उन्होंने तय कर दी हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन अलायंस नहीं करने जा रहे किसी से, ठीक है, हमारा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा जी हम कुछ सीट एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसका भी हतमी फैसला जो है वो नवाज शरीफ साहब करेंगे। सही है। अब रह गया सवाल ये कि सीट एडजस्टमेंट वो किससे करेंगे, तो उसके भी इंदिया भी है। अच्छा। उसमें इशारे भी मौजूद है किधर किधर किससे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कहते हैं जी कि केपीके में अच्छा तो हमारे पास सवाए मौलाना फजल रहमान साहब की जेयूआई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली स्टेट कर दिया कि उनसे हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आएंगे उस पर भी जो आप छेड़ रही हैं। आज दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में भी हम पीपल्स पार्टी से नहीं करेंगे। अच्छा, हम जीडीए से करेंगे, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब इतनी दूरियां? हाँ, मतलब ये कुछ लग रहा है कि कुछ ना कुछ है इसके अंदर भी। इसलिए कि पहला ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी पंजाब में, और आपको याद होगा जरदारी साहब ने 5 नाम भी दे दिए थे कि इनके खिलाफ तो आप कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करेंगे। तो लग रहा है कि ये बात उससे ज़रा थोड़ी सी खिसक रही है। हाँ। दूसरी बात जो इस हवाले से हमें करनी चाहिए वो ये है कि ये जो नई मर्दमशुमारी हुई है उसमें पंजाब की 6 सीटें जो हैं वो बलूचिस्तान को मिल रही हैं। अच्छा, ये तो लिहाजा मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन है। अच्छा, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीटें जो हैं, क्योंकि पंजाब में तो वो समझते हैं ना हमारा गढ़ है। तो एक ये भी वजह है, और तीसरी और चौथी वजह जो है वो एक तो एमक्यूएम है, एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है। फाटा में भी लोगों का ख्याल ये है, वहाँ की जो लीडरशिप है, कि हमारी गिनती भी पूरी नहीं हुई है, हमारे लोगों को बहुत कम दिखाया गया है। अच्छा, तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पुरानी ही मर्दमशुमारी मेरे ख्याल से चलेगी। नई के ऊपर मुझे बात बनती दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि इंटरिम सेटअप जो है उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो जो मुशावरत शुरू की है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, उसने 3 फैसले कर लिए। पहला फैसला तो ये किया है कि जी वो कोई सहाफ़ी नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि कोई जज भी नहीं होगा, सही है, फॉर्मर, और कोई जनरल भी नहीं होगा। इस पे सबका कंसेंसस है। इसके ऊपर कम से कम उनकी मुशावरत जिन लोगों से हुई है, ठीक है, जो उसमें पीडीएम की जमात शामिल जाहिर की है, उसमें इसके ऊपर कंसेंसस है कि इन 3 के अलावा, मतलब ये सीधा सीधा कि कुछ सियासतदान होना चाहिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। तो अब देखना ये है कि ये ऊँट अब अल्टीमेटली किस करवट बैठेगा। उसके बाद वो यानी मुशावरत करेंगे, जब इनसे हो जाएगी इत्तेहादियों से मुशावरत,
तो फिर वो मुशावरत करेंगे लीडर ऑफ द अपोजिशन से, विच हैपन्स टू बी राजा रियाज अच्छा इन द नेशनल असेंबली। ठीक है। आपके सामने पीटीआई के जो वो अरकान जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे, उनकी वो क़यादत कर रहे हैं। सब स्मूथ होगा क्योंकि आजकल इनकी बन नहीं रही कुछ, हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि प्रोसेस स्मूथ होगा इनका? अब टाइम बताएगा, लेकिन इसका एक अहम एस्पेक्ट जो रह गया है उसके ऊपर गुफ्तगू ना की तो प्रोड्यूसर साहब तो जो कुछ कहेंगे ही। अच्छा, वो ये है, मेरे ख्याल में आप बात करना चाह रहे हैं वो जो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि असेंबली कब टूटेगी। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने उसी से उन्होंने जो कह दिया है उसके साथ एक इंटरप्रिटेशन ये है अच्छा कि जनाब दैट मीन्स कि वो जो एक जमहूरियत का तसलसल था कि 2013 की असेंबली 2018 बनी है, 2018 की फिर ये अब बनने जा रही थी, लेकिन तो ये तो चलती नहीं नजर। अगर ये एक दिन पहले टूटती है तो ये असेंबली तो खत्म हो जाएगी। सही है, तो दैट मीन्स कि वो तसलसल जो है वो टूट जाएगा। मगर ये ऐसा क्यों होगा? ये ऐसा इसलिए करेंगे कि उन्हें फिर इंटरिम गवर्नमेंट के लिए 90 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, यानी 30 दिन और मिल जाएंगे। अगर असेंबली अपने वक्त पे टूटती है, यानी अपनी मुद्दत पूरी करके टूटती है, तो फिर 60 दिन वैसे सिग्निफिकेंस क्या है इस बात की कि टेन्योर जो है वो पूरा हुआ है? मतलब आप 30 दिन के लिए अगर उसको खातिर में नहीं ला रहे। क्योंकि माजी में जमहूरियत की बसात लपेटी मिलिट्री डिक्टेटर्स ने, जो मिलिट्री इंटरवेंशन हुई 3 दफ़ा। इस दफ़ा ख्याल ये था कि अब चूंकि फौज जो है वो कहती है हम तो एपॉलिटिकल हैं, यानी हम तो सियासी नहीं हैं, तो इस असेंबली की कंटिन्यूटी जारी रहती तो ज़रा ज़्यादा बेहतर था। मेरे ख्याल से इसको ऐसे कह लेना चाहिए। लेकिन अगर अपने वक्ती मुफाद के लिए या छोटी सी कंसिडरेशन के लिए आप इसको चंद दिन पहले तोड़ के 90 दिन लेना चाह रहे हैं इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये क्या कर लेना 30 दिन में, क्या और चीज़ें हो सकती हैं? मतलब देखें, अगर तो इसका ताल्लुक मनूवरिंग से है फिर तो 30 दिन बहुत होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो ये है सूरत हाल जनाब आज एज ऑफ टुडे। भाई साहब और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, आपने तो कह ही दिया है कि बस अगर इसका ताल्लुक मैनूवरिंग से है तो ऐसा लगेगा कि ये करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, माजी में अगर आप पीछे जरा माजी के झरोकों में झांकें तो आपको पता चल जाएगा 30 दिन कितने क्रूशल हो सकते हैं। हाँ, नहीं तो बुखारी साहब नई मर्दमशुमारी के लिए वक्त नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन ये वाले 30 दिन इस तरह से देखिए, मर्दमशुमारी तो हुई है, उसके ऊपर रिजर्वेशंस हैं। एमक्यूएम की भी रिजर्वेशंस हैं कि हमारे बंदे पूरे नहीं गिने, उन्होंने कराची की आबादी को कम दिखाया है। फाटा की भी रिजर्वेशंस हैं, हमारे बंदे पूरे नहीं गिने हैं, आबादी को कम दिखाया गया है। पीपल्स पार्टी की भी रिजर्वेशन। तो बुखारी साहब रिजॉल्व नहीं हो सकती थी ये इकट्ठे बैठ के? इस तरफ फोकस नहीं है, बात सिर्फ मुतलका जो पार्टीज हैं फ्री या आपको लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में नहीं है? वो 6 सीटों वाली बात है। भाई राना सनाउल्लाह जब ये कह देता है कि जनाब इलेक्शन पुरानी होंगे तो जिद कह लीजिए या इसमें उनका अपना कोई मुफाद है, ये कह लीजिए, जो भी है, जिस भी एंगल से इसको आप देखें, वो ये है कि इलेक्शन मुझे पुरानी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर और पुराने ही वोटर लिस्ट के ऊपर। और आपको लगता है कि इसमें कोई मसला भी नहीं होगा क्योंकि 2 बड़ी जमातों का इत्तेफाक है इसके ऊपर के पुरानी पे हो जाएं, दोनों के हक में जाता होगा ऑब्वियसली। हाँ, बज़ाहिर जो है वो यही लगता है कि अगर 2 मेन स्टेक होल्डर इसके ऊपर राजी हैं और पीटीआई अब एक ऐसा फैक्टर नहीं रही है जो इसको जुपरडाइज कर सके, तो लगता यही है कि इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। ठीक है, मर्दमशुमारी को देखेंगे अगले इलेक्शन में क्या निकला है उसका नतीजा, और रिजर्वेशंस शायद हम 5 सालों में सॉल्व कर पाएँ तो हमें कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि मर्दमशुमारी पे ठीक ठाक पैसे लगते हैं। फिलहाल इस इलेक्शन के हवाले से तो कहा जा रहा है कि नहीं होने वाले ये इलेक्शन पुरानी मर्दमशुमारी पर ही होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। केपी में एक बड़ा धचका इस वक्त पीटीआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है। परवेज़ खटक साहब, जिनको बैकबोन कहा जाता था, जिन्होंने केपी में पीटीआई की जो है वो साख को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके पीछे चलकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने अब अपनी पार्टी पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का जो है वो बुनियाद रख दी है, बाकायदा ऐलान कर दिया। बुखारी साहब, कितना बड़ा धचका है? 50 से ऊपर लोग कहा जा रहा है कि उनके साथ इस पार्टी में शमूलियत का उन्होंने भी ऐलान किया है। मैं ना अक्सर आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ इत्तेफाक कर लेता हूँ, कभी कम ही इख्तलाफ होता है मुझे, लेकिन इससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। ये धचका वचका कोई नहीं है। ये जो क्रैकडाउन चल रहा है पीटीआई के ऊपर, उससे अपने लोगों को बचाने के लिए एक तरीका कार निकाला गया है। अच्छा, मैं आपको पहले पैरेलल ड्रॉ कर दूँ ना आपको हिस्ट्री में, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको याद है जब मुशर्रफ साहब का दौर था और पीपल्स पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा था इसी तरह का, तो क्या हुआ था?
पीपल्स पार्टी ने अपने आप को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पे रजिस्टर करवाया था। सही। आज भी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के तौर पर रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में। ठीक है, अच्छा क्यों हुआ ऐसा? पहले तो खबरें ये आ रही थी कि जी खट्टर साहब जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं, याद है? ठीक है। फिर उसका डिनायल आया कि नहीं जी ऐसा नहीं हो रहा। उसके बाद अफवाहें जो है वो आती रही हैं इनके बारे में। ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं कि परवेज़ खट्टर साहब ने रब्ता किया था मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास तौर से मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो शायद अपनी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग क़यादत है KPK में, अमीर मुकाम साहब हैं, उसके अलावा भी मेहताब अब्बासी साहब से पहले, खैर तो वो थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उसको चेंज करना नहीं चाहते हैं। अच्छा। लिहाजा मायूस होने के बाद नून लीग से फिर उन्होंने, लोगों का ख्याल है कि एक नई पार्टी का ऐलान किया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा। क्यों मैं कह रहा हूँ ये भी एक मतलब मीडिया में रिपोर्टेड बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वक्त। अच्छा। वो ये है कि एक मरतबा जूम मीटिंग हो रही थी PTI की, जिसमें PTI के जो सरबराह हैं वो भी चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को। तो उसमें उन्होंने, किसी एक MP ने सवाल किया कि खान साहब, ये जो खट्टर साहब के बारे में खबरें आ रही हैं, क्या ये आपकी मर्ज़ी से हो रहा है कि वो पार्टी अच्छा। बना रहे हैं? तो कहा नहीं, मेरी मर्ज़ी से तो नहीं हो रहा। अच्छा। तो वो MP साहब थोड़े स्मार्ट थे, उन्होंने वहीं से फ़ोन मिलवाया परवेज़ खट्टर साहब को। अच्छा। और उनसे कहा कि जी परवेज़ खट्टर साहब, आपने हमसे जब रब्ता किया था तो आपने कहा था कि मैंने तो ये पार्टी जो बना रहा हूँ मैं, ये खान साहब की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक और उनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, उन्होंने कंफर्म किया। ओहो, अच्छा। तो अब ये ज़रा सोचें आप इसको कि क्या मंजरनामा है। नहीं, मंजरनामा ये है कि जिस शख्स ने PTI से जो मुताल्लिक था, चाहे वो MPA था, चाहे वो MNA था, चाहे वो वर्कर था, चाहे वो टाइगर था, चाहे वो कुछ भी था, उनके ऊपर क्रैकडाउन तो चल रहा है ना, आपके सामने है। ठीक है, चल रहा है। 9 मई के हवाले से किस किस की पकड़ नहीं हो रही। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, एंड आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अपना तासुर ये है, और ये बात मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये उस क्रैकडाउन से बचने के लिए एक रास्ता इख्तियार किया गया है कि PTI को उसके अपने ही नाम से पार्लियामेंटेरियन के तौर पर बिल्कुल एन पीपल्स पार्टी की तरह से अनाउंस भी कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन भी होगी। यानी बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ खट्टर साहब का बागी होना, लोगों से राब्ते करना, सब फिर परवेज़ खट्टर साहब को पार्टी से निकालना, सब ड्रामा था? कुछ कैलकुलेटेड था। अच्छा, सब ड्रामा था। देखे ना, उनको जब नोटिस दिया गया उन्होंने कहा मैं इस काबिल नहीं समझता इस नोटिस का जवाब दूं मैं। अच्छा। आपको याद है ना, रिपोर्टेड है ना। हाँ। तो ये मैं अपनी तरफ से बाकायदा वसूख से कह रहा हूँ कि मुझे यूँ लगता है कि लोगों को क्रैकडाउन से बचाने के लिए अल्टीमेटली ये होगा कि जब डस्ट, हर चीज़ की डस्ट सेटल तो होती है, सेटल हो जाएगी। व्हेन डस्ट विल सेटल, तो जम हो फिर एक जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार होगी। अच्छा। कि वो कहेंगे कि जी हम दावत दे रहे हैं खान साहब को कि वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। ये होगा कि नहीं होगा, ये मैं समझ रहा हूँ कि होगा। अच्छा। तो मैं इस बात पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि ये PTI की बाकी मानदा साख बचाने के लिए, उसके बाकी मानदा जो वर्कर्स वोटर्स हैं उन सबको इंटैक्ट रखने के लिए। बुखारी साहब, मुझे तो फिल्मी स्टोरी लग रही है वैसे। हैं? फिल्मी स्टोरी है बड़ी। ये बिल्कुल फिल्मी स्टोरी है, ये इट लुक्स लाइक दैट। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब देखें जहाँ तक बयानबाजी का ताल्लुक है, वो खट्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ सलूक बहुत बुरा किया पार्टी ने, मैं इसलिए आ गया हूँ। लेकिन जो दो चीज़ें पॉसिबल थी, एक उनका नून लीग में जाना या उनका इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनना, वो प्लॉजिबल थी, यानी वो इम्कानात लगते हैं। नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं, फिर तो अगर आप ये वाली स्टोरी जो आपने दी है और ये वाला बयानिया जो आपने दिया, फिर उसके मुताबिक तो वो भी सब ड्रामा था, नून लीग से राब्ते करना, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। वो कहते हैं ना कि वो आप देख के एक चावल के दाने को दबा के देख लेते हैं कि चावल गल गए हैं कि नहीं। जो इसमें महमूद खान की शमूलियत है ना, अच्छा, हु इज PTI चीफ इज ब्लू आइड बॉय, उस एक दाने ने पूरी जो देख है पूरी उसका कहानी जो है वो मुझे उसके ऊपर नए सिरे से गौर करने के लिए मजबूर कर दिया है। वाई महमूद खान के बारे में आप इतनी कन्विक्शन से इसलिए कैसे कि वो एक ऐसे आदमी थे जिसकी खातिर पार्टी के चीफ ने
परवेज़ खटक को नाराज़ करना कबूल कर लिया था। आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर के सेकंड टाइम भी कैंडिडेट परवेज़ खटक साहब थे, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया। उस वक्त भी परवेज़ खटक साहब काफ़ी नाराज़ और नाला थे पार्टी की क़यादत से। बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ईमा पर हो रहा है इमरान खान साहब की, यहाँ पीटीआई चेयरमैन जो हैं। मुझे ये बताइए कि परवेज़ खटक साहब की तो पहले भी काफ़ी जो हैं वो नाला, जिस तरह आपने कहा, रहे हैं, नाराज़गियाँ रही हैं। तो ये कहानी, मतलब ये क्यों आपको लगा कि वो अभी भी उनकी ईमा पर ही काम करें, हालांकि उनके बड़े मसाइल रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन सके। दूसरा जवाब पेश कर देता हूँ ना आपको, कि वो दावा कर रहे हैं कि 57 के करीब 57 MNAs एंड MPAs आर इन हिज पार्टी। इतने ही तो बचे हैं। आप जरा गिने ना, जो लोग छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, जो कुछ लोग जो है वो गायब हैं, तो बाकी तो इतने के बचते हैं ना। तो इसका मतलब ये बाकी मानदा पीटीआई है। ये मैं कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, वक्त साबित करेगा इसको। अल्लाह करे, हम तो खुश होंगे अगर आपकी ये थ्योरी जो है वो सही। लेकिन इसके साथ एक बात याद रखें, अगर परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई की क़यादत केपीके की हद तक संभाल ली है, तो वोट बैंक परवेज़ खटक का बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ। अच्छा। और याद रखें, परवेज़ खटक साहब ने 5 साल और महमूद खान ने 4 साल, 9 साल हुकूमत की हुई है वहाँ, लोगों को ओबलाइज किया हुआ है, लोगों के काम किए हुए हैं। तो इसको आप बिल्कुल एक नॉन एंटिटी मत समझें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा मौलाना फजल रहमान साहब की JUI के लिए, और वली खान साहब की जो पार्टी है ANP उसके लिए। और इसमें मतलब कोई वो हो नहीं सकता कि हमें कोई शक व शुबा हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक काउंटर स्ट्रैटेजी, उनको भी राइट है कि अगर उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन हो रहा है और उनके ऊपर इस तरह से मुकदमात बन रहे हैं, तो उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी। एक और चीज़ जिससे बिल्कुल ही खुल के बात आ जाएगी सामने, और भी है, वो ये है कि जो एलिगेशंस हैं वहाँ की दोनों हुकूमतों पे, महमूद खान साहब की हुकूमत पर भी और परवेज़ खटक की हुकूमत पर भी, अगर हुकूमत की तरफ से जो मुकदमात उनके ऊपर हैं, चाहे वो मालूम जब्बा है, चाहे वो BTR है, चाहे वो जो भी है, जितने भी करप्शन के केसेस हैं, अगर वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब होगा कि ये उन्हीं की पार्टी है। अच्छा, खान साहब की। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? बुखारी साहब, आपने दलाइल दे दिया, मैं लाजवाब हो गया। मैं सोच तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट मेरे ख्याल से इसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वन फाइन मॉर्निंग खटक साहब गॉट अप एंड ही सेड कि आई एम मेकिंग ए पार्टी एंड 57 MNAs MPAs जस्ट जॉइंड हिज पार्टी। यानी आप कह रहे हैं कि नाराजगियां अपनी जगह पर होंगी, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि ही इज लॉयल? मेरा ख्याल ये है कि वो लॉयल्टी लेवल जो है वो कहीं नहीं गया। अच्छा, ठीक है जी, मान लेते हैं जी। अब तो आपने इतनी तौजीहात जो है वो उसकी पेश कर दी कि हमें जो है वो मानना ही पड़ेगा। हालांकि स्टोरी जो है हम कुछ और लेके आए थे। मैं इस खबर के साथ मैंने आपको ये खबर दी थी कि जी धचका लग गया PTI को, बुखारी साहब ने वो बिल्कुल ही बदल के रख दी है। तो ये फिर उनका खासा है। PTI को नहीं लगा है, धचका लगा है वहाँ पर दूसरी पार्टियों को, दूसरी पार्टी को। अब ये स्टोरी जो है, जिस दिन ये सच साबित होगी उस दिन हमने इसके ऊपर शो करना है जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी खबर आज की, और यकीनन इसकी टाइमिंग्स और उससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा ईरान और उसके बाद फ़ौरन इस कोर कमांडर का इनेकाद, यकीनन जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल बुखारी साहब, आपसे ही जानेंगे कि क्या टाइमिंग्स जिस तरीके से बिल्कुल दौरे के फ़ौरन बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, और दौरा ईरान यकीनन बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि एक गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है हमारा उनके साथ चल रहा है। तो क्या इस वक्त हम देखें तो क्या सिग्निफिकेंस है इस दौरे की और फिर इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस? हाँ, मेरे ख्याल से आपने आयशा बिल्कुल सही इसकी अहमियत जो है उसको उजागर करने की कोशिश की। हम थोड़ा सा इसकी तफसील में जाते हैं। देखिए, ये इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल जो स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। पहली बात तो हमने ये देखी कि सऊदी अरब की अमेरिका से थोड़ी सी दूरी हो रही है। वो खुशी के मामले के ऊपर उनके अंदर एक तकरार चली थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब सऊदी अरब इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहा है। सही। उनकी ईरान से ताल्लुकात की बहाली छोटी बात नहीं है। वो जिन्हें रवायती तौर पर बहुत बदतरीन दुश्मन करार दिया जाता था, उनकी एक दूसरे के ममालिक में सफारत खाने खुल रहे हैं, ट्रेड के एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, और बहुत कुछ हो रहा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो एक नए ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं,
जिसमें डॉलर को डीलिंक करना है पेट्रोल से, उस हवाले से भी चाहे वो रशिया है, चाइना है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है। अब देख रहे हैं ज़रा इसको, इकोनॉमिकली भी देखें कितने कितने बड़े जॉइंट हैं इसमें, मिलिटरीली भी देखें इसमें कितने कितने बड़े जॉइंट हैं। अमेरिका को इससे परेशानी लाहक है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ईरान जाना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का, ये छोटी बात नहीं है। काफ़ी तवील अरसे से जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के कभी रवाबत नहीं रहे ईरान के साथ और ईरान की सियासी लीडरशिप के साथ। तो एक तो ये है कि जब हम देखते हैं कि एनबीसी की वजह से ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली हो रही है, तो हमें कौन रोकता था ईरान के करीब जाने से? अमेरिका, उसका मैंने बता दिया आपको। दूसरा सऊदी अरब और यूएई, बहुत बड़ा फैक्टर था ये तो। सऊदी अरब और यूएई, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। लेकिन उनकी चूंकि खुद अब उनसे कुर्बत हो रही है, तो पाकिस्तान को फिर कोई चीज़ माने नहीं है कि हम उनसे अपने ताल्लुकात की। नहीं तो बुखारी साहब, तो फिर तो गैस पाइपलाइन में भी कोई रुकावट अब नहीं होनी चाहिए, जो कि कितने अरसे से हमने डिले पे लगाई हुई। मैं आ रहा था, उसी तरफ आ रहा था। देखें, ईरान गैस पाइपलाइन एक ऐसा मंसूबा है जिसका 70% काम तो मुकम्मल हो चुका हुआ है। ईरान ने अपने हिस्से की लंबी तरीन पाइपलाइन बिछा दी हुई है, हमारे बॉर्डर पर ले आए हैं। उससे आगे हमने थोड़ा सा उसको अपने इलाके की पाइपलाइन जो है वो बनानी है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक तो ये कि ये हम ज्यादती करेंगे अगर हम ये ना कहें कि ये इनिशिएटिव जो है ये आसिफ जरदारी साहब का था व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट। जब ये गैस पाइपलाइन पे काम शुरू हुआ और ये चाबहार तक पहुंची, तो मैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब के साथ था। अच्छा। जब वहाँ जाके उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। दो चीज़ें इस हवाले से, एक तो ये कि हमें ये रिलायबल यानी कॉम्पिटेंट सोर्सेज ने बताया कि अगर उस गैस पाइपलाइन को और उससे मिलने वाली गैस को हम बिजली बनाने में इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ ये कि हमारी पूरी कौमी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, बल्कि हमारी पूरी इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है। अच्छा। यानी 50,000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है एट ए कॉस्ट ऑफ 4 रुपीज़ पर यूनिट। यानी इट्स नॉट अबाउट गैस ओनली, No, no, क्योंकि no, लोगों no, की no, एक आम परसेप्शन है कि गैस का जो है पाकिस्तान की वो- इकोनॉमी अच्छा। में ये दूसरा सी पैक होगा अगर ये हो गया तो। अच्छा। यानी बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। नहीं तो बुखारी साहब, स्टेटस क्या है अभी? मतलब अब जबकि अब दौरा भी हो स्टेटस ये गया है कि अब जब ये चीफ साहब हमारे गए हैं वहाँ, तो इस पर भी बातचीत हुई है। देखिए, वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रईसी से मिले, ईरान के जो सदर हैं, वो वहाँ पर उनके वजीर खारजा से मिले और उनकी मुलाकातें आर्मी की टॉप लीडरशिप के साथ हुई। अच्छा। ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू याद दिलाऊं, तो वो ये कह रहे थे कि ये हमारे जो IMF का मुआहदा हुआ है, ये जो हमें सऊदी अरब से पैसे मिले हैं, जो हमें UAE से पैसे मिले हैं, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, याद है ना? हाँ जी, बिल्कुल, ये तो है। और अब ये देखें कि ये एक डायमेंशन बेसिकली तो हुकूमत और उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री के तहत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी इनिशिएटिव जो है वो आर्मी चीफ का है। सही। और अगर हमें वो ओपनिंग मिल जाती, थोड़ी सी नाराज़गियाँ, थोड़ी सी यानी बिटरनेस तो थी ना ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में, ये मेरे ख्याल से वो राह हमवार करने में ये मुलाकात इज़ ए लैंडमार्क। ये जो विजिट हुई है, जो दौरा हुआ है, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर इतने रास्ते खुलने जा रहे हैं, क्योंकि आर्मी चीफ ने कहा ये, उसने कहा कि जी मेरा ये दौरा है और जो सरहदी मुआहदे हुए हैं हमारे, उसके मुस्बत समरात जो है वो बहुत जल्द अवाम जो है वो देखना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स रेडिकल डिसीजंस हुए हैं। देखें, सबसे बड़ा खौफनाक काम क्या है? वो है दहशतगर्दी, सही, जिसको ईरान भी सफ़र कर रहा है, हम भी सफ़र कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा रहा कि ब्लेम गेम जो है वो शुरू हुई, ईरान हम पर इल्ज़ाम लगाता था, हम ईरान पर इल्ज़ाम, बॉर्डर पे भी डिस्टर्बेंस हुई, बॉर्डर के ऊपर खुरेजी हुई। अब जब ईरान और पाकिस्तान हाथ मिला लेंगे इस हवाले से, तो फिर ये ज़रा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन फोर्सेस के लिए जो वहाँ ऑपरेट करती हैं। कौन है वहाँ फोर्सेस जो आइडेंटिफाई किया? इस आज की जो प्रेस रिलीज़ है, जो इलामिया है ISPR का, उसमें लिखा हुआ है कि TTP की जो दहशतगर्द हैं या उनकी जो फोर्सेस हैं, उनकी मौजूदगी जो है दोनों तरफ बॉर्डर के जो है वो है, और उसको ख़त्म किया जाएगा। मीनिंग देयर बाई कि जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा तो फिर हमारी ट्रेड वो जो आपको याद है चंद महीने पहले वो जो इफ्तिताह किया था सरहद के ऊपर मार्केट्स का, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उधर से प्रेसिडेंट रईसी ने, वो भी छोटी डेवलपमेंट नहीं है।
अगर मंडियां कायम हो जाएंगी क्रॉस द बॉर्डर तो आप सोचें ना ज़रा क्या क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतना कुछ है पाकिस्तान और ईरान के बीच एक्सचेंज करने के लिए। जहाँ तक हमारी प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, जहाँ तक ईरान की प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, तो ये एक बहुत बड़ा अरीना खुलने जा रहा है जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात आज के नहीं हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमारी वजूद में आने से भी पहले से, यानी देखें ना, बलोचिस्तान जो है वो आधा उनका है आधा हमारे पास है, तो उनके जो लिंकेज है बलोच की आपस में, उसको कौन तोड़ सकता है। और फिर यानी इस्लामी फोरम्स हैं जितने भी, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में वैसी सिचुएशन है जैसे अफगानिस्तान के साथ और केपी साथ में है, आधे लोग इधर बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारी बिटरनेस जो है वो बहुत तवील है। लेकिन ईरान के साथ जो है छोटे छोटे मामलात के ऊपर डिफरेंसेस हैं, जिसको के पार्टनर कह लें या जिसको रिजॉल्व करना इज़ नो प्रॉब्लम। जिस तरह से जिस लेवल के ऊपर लीडरशिप अब मिल रही है, वो आपको याद है बिलावल भुट्टो भी गए थे वहाँ पर। तो मुझे यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में हम बहुत सारी एक्सचेंजेस देखेंगे ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। ईरान के साथ यानी चाइना और रशिया के ताल्लुकात ऑलरेडी मौजूद हैं। ईरान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में भी है, तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। यानी अफगानिस्तान की सूरत हाल से जितने हम परेशान हैं, इतना ही ईरान भी परेशान है। जिस तरह हम कहते हैं कि अफगानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है, कुछ ऐसा ही मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान का है। बुखारी साहब, जिस ब्लॉक के हवाले से हम बात करते रहे कि वो बन रहा है, मेरे ख्याल में उसकी तरफ एक इनिशिएटिव है, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उसकी तरफ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इलाके के और इस खित्ते के जितने भी ममालिक हैं, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते के ऊपर अमेरिका की जो क्या कह लें जो इन्फ्लुएंस है या जो उसका जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए। तो बुखारी साहब, ये फौरन आकर जो है वो कोर कमांडर, अब ये अगला सवाल भी आपने बहुत उससे भी अहम है, चूँकि वहाँ पर बॉर्डर के हवाले से बातचीत हुई है, क्योंकि वहाँ पर डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से बात हुई है, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री के आपस में एक्सचेंजेस की बात हुई है। तो एतबार से अगर आप देखें तो आते ही कोर कमांडर की मीटिंग करना और उनको ब्रीफ करना अपने दौरे तो पर आप ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेट करना ज़रूरी था जो डेवलपमेंट हुई है। और ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस आज की इस कॉन्फ्रेंस से जो मैसेज निकला है वो बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात के एतबार से है, चाहे वो इस रीजन में बढ़ते हुए तावन के हवाले से है। जिस एंगल से भी आप देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और मेरे ख्याल में इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है कि ये माशाल्लाह दौरा इतना अच्छा रहा है कि उसके बारे में ब्रीफ करना या बताना कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ज़रूरी था। तो और इसका फॉलोअप होगा, आप देखिएगा बहुत जल्द इसका फॉलोअप नजर आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया जी बुखारी साहब। आज के शो का वक्त जो है वो फिलहाल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।